Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is NCRT to Doctor because NCRT ही आपको डॉक्टर बनने के रास्ते पर ले जा सकती है, MBBS में ले जा सकती है बिकॉज NCRT ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेक्चर जो डिलीवर किया था दैट इज़ ऑफ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने हर एक लाइन को NCRT की हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर। ये उसी का रिलेटेड चैप्टर है, ये दोनों एक साथ हैं। इसमें इस दोनों के बीच में बायोमोलिक्यूल्स आता है, उसका इन दोनों से कोई लिंक ज़्यादा नहीं है, तो वो अलग से हम करेंगे। राइट, सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये आपकी रिवीजन के लिए हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए हैं। मैंने जो पिछला लेक्चर दिया था उसमें मैंने बोला था अगर किसी को रिवाइज करना है, टेस्ट के लिए रिवाइज करना है, एग्जाम के लिए रिवाइज करना है, उनके लिए ये वीडियोस हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखिए, फर्स्ट टाइम आप अपने टीचर के डिटेल लेक्चर देखिए, आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये उनके लिए जिनका अभी अप्रैल है और 1 महीने बाद नीट है वो कर सकते हैं। कोई 11th में है जिसने अपना चैप्टर टीचर से कर लिया है, उसको NCERT नहीं समझ आ रही है, उसको NCERT पढ़नी है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये है। क्लियर? सो इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कम से कम टाइम में। अगर आप ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दस लेक्चर। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले दैट आर यू अवेयर दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। राइट, पता है हम लोगों को। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिजम्स। क्या आपको हैरानी नहीं होती है कि एक छोटे से सेल से इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, हम जो एनिमल्स और प्लांट्स की कैटेगरी है बनती है, ह्यूमंस जैसे देखिए एलिफेंट कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना है वो, हम एक सेल से बने हैं। प्लांट्स कितने बड़े बड़े प्लांट्स बन जाते हैं, वो सब एक सेल से ही बने हैं। कैसे बन जाते हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इंडीड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन, ये दो आस्पेक्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स हैं और ये सेल के करेक्टर हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है। सो ऑल द सेल रिप्रोड्यूस, सारे सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, दो में डिवाइड करते हैं। विद ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। जब भी कहते हैं कि एक सेल है वो ग्रो करता है, सबसे पहले देखिए ये सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रोथ करेगा तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये दो सेल में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं पेरेंटल सेल, और जो उससे डिवीजन के बाद दो सेल बनते हैं उनको बोला जाता है डॉटर सेल्स। तो यही वो बोल रहे हैं कि जब सारे के सारे सेल क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दो बन डिवाइड होते हैं, तो हर एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं हर एक टाइम जब भी वो डिवाइड करते हैं। ये जो न्यूली फॉर्म सेल डॉटर सेल हैं, ये न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं, ये भी ग्रो करते हैं एंड डिवाइड करते हैं और ये भी नई सेल पॉपुलेशन को जन्म देते हैं। दिस इज हाउ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ डिवीजन सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। तो वैसे ही एक सेल से बहुत, एक से दो बने, फिर इन दोनों से फिर दो बनेंगे, यहाँ से दो बनेंगे, ये दो में डिवाइड होगा, ये अगेन दो में डिवाइड होगा, ये दो में डिवाइड होगा, ये दो में डिवाइड, मतलब ऐसे ही ये साइकिल जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, इन अनदर वर्ड्स साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। तो इससे क्या होता है कि एक सिंगल सेल से बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल डिवाइड करता है, फॉर एन एग्जाम्पल एक सेल से दो सेल, एक सेल से हमारे पास दो सेल बन रहे हैं तो DNA की रेप्लिकेशन होती है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ साइड में मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिख दूँ। तो जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में कौन कौन से प्रोसेसेस होती हैं? सेल डिवीजन में क्या होता है, DNA रेप्लिकेट करता है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, ऑल दीज प्रोसेस, सेल की डिवीजन, DNA की रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल ऑफ कंटेक्ट एंजाइम्स। मतलब एक सेल है फॉर एन एग्जांपल, इसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें DNA प्रेजेंट होता है और फिर ये दो में डिवाइड करेगा, इसमें अपना न्यूक्लियस DNA होगा, इसमें भी न्यूक्लियस और DNA होगा। मतलब क्या करना होता है, एक सेल को डिवाइड करना होता है और वो जब डिवाइड करता है तो वो करेक्ट वे में डिवाइड करता है कि ग्रोथ भी करवानी है, रेप्लिकेशन भी करवानी है, डिवाइड भी करना है, तो
वो ऐसे एक कोऑर्डिनेटेड करेक्ट वे में डिवीजन करता है ताकि सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाए और उनके पास अपना अपना जीनोम आ जाए, इंटैक्ट जीनोम, अपना अपना जीनोम आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन। देखिए, सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जैसे सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है, मतलब देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, फिर 2 न्यूक्लियस कैसे बने, डुप्लीकेशन हुई होगी। सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, हर एक जिस जो इसके पास है वो इसके पास आना है, वो इसके पास आना है, मतलब माल डबल हुआ होगा। इवेंचुअली डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल बनाता है जिसको सेल साइकिल बोला जाता है। ऐसे इवेंट्स जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट्स बनाता है और फिर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसको बोला जाता है सेल साइकिल। ऑल्दो वो क्या बोल रहे हैं, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो वो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की टर्म्स में तो ग्रोथ होनी है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, डीएनए जो बनता है वो सिर्फ एक ही स्टेज में बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई, कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ सेल डिवीजन, ये इवेंट जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं, क्रोमोसोम भी मिलते हैं। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस पड़ा है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है एज ए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमारा जो काम चलता है वो होते हैं। ठीक है, तो वो वही बोल रहे हैं कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई के पास और ये सारे इवेंट चलते रहते हैं। एक्चुअल सेल डिवीजन के फेज पढ़ेंगे और फिर सेल डिवीजन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी जिसमें हम फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, कहते हैं कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन कल्चर, क्या कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल मतलब ह्यूमन का सेल लिया उन्होंने, देखा दी सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ह्यूमन का जो सेल है वो हर एक 24 घंटे में उसका ड्यूरेशन है डिवीजन का, हर एक 24 घंटे के बाद एक सेल डिवाइड करता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम द सेल टाइप टू सेल टाइप, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ये साइकिल का पीरियड जो है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइप के लिए। ईस्ट का है, ईस्ट 2 एग्जाम्पल दे रखी हैं, ह्यूमन का और ईस्ट का याद करना है। ईस्ट का कितना है, कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट, ईस्ट का कितना है 90 मिनट्स का है। ह्यूमंस का कितना है, ह्यूमन का है हमारा 24 आवर्स, ह्यूमन के लिए कितना है 24 आवर्स का साइकिल है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेज, पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेज, माइटोसिस फेज। एम फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, एम फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, जब एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। इंटरफेस में क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए, पूरे इंटरफेस में वो सिर्फ प्रिपेयर करता है। और जो डिवीजन वाला फेस है वो कौन सा है, एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेस में ही होती है, राइट। माइटोसिस अगर एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेस। देखिए पहले इंटरफेस आया होगा सेल में, राइट, फिर एम फेस आया होगा, उसके बाद फिर वो सेल अपना इंटरफेस लेके आएगा ताकि दोबारा डिवाइड करे, और फिर वो अपना एम फेस लेके आया होगा। तो क्या बोल रहे हैं, लाइन को समझिए, द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव, 2 एम फेस के बीच वाला फेस इंटरफेस है, राइट, 2 एम फेस के बीच वाला फेस एम फेस है। ये सिग्निफिकेंट है नोट करना कि 24 आवर ऑफ एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, सिर्फ एक अखीरले 1 घंटे में ही सेल डिवाइड करता है, सिर्फ अखीरले 1 घंटे में ही सेल डिवाइड करता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। सो सेल में 95% तक क्या चलता रहता है, इंटरफेस ही चलता रहता है, और लास्ट 5% में ही आखिरी का काम जो मेन काम है होता है, दैट इज एम फेस में डिवीजन होती है। याद रखना है इंटरफेस कब तक है लास्ट, इंटरफेस है लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन में। अच्छा, एम फेज कैसे स्टार्ट होता है, कहते हैं कि एम फेज स्टार्ट होता है जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जिसमें क्या होता है कि डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, और यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। एम फेज में 2 चीज़ें हैं, एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, न्यूक्लियस का डिवाइड करना, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। उसके बाद
साइटोकाइनेसिस होती है मतलब सेल का डिवाइड करना। सी फॉर साइटोकाइनेसिस, सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोकाइनेसिस एंड सी फॉर सेल, राइट। इस डायग्राम में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये देखिए यहाँ से जो इतना फेज चल रहा है ये कौन सा चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस का, और ये लास्ट फेज में सेल डिवाइड करता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। हाँ, तो द इंटरफेस दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोला जाता है। एक्चुअल में सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। सो वैसे ही इसको टर्म दी गई है रेस्टिंग, बट सेल एक्चुअली रेस्ट में नहीं है। सो नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन, अंडरगोइंग बोथ सेल की ग्रोथ करता है और डीएनए की रेप्लिकेशन करता है एक ऑर्डरली मैनर में। इंटरफेस में 3 जो हमारे पास फेज आते हैं, पहला फेज है G1 फेज, दैट इज गैप 1 फेज, S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, G2 फेज दैट इज गैप 2 फेज। इस डायग्राम में देखिए समझिए, ये एक सेल था जो अंदर आया साइकिल के, पहला फेज आया G1 फेज, फिर वो S फेस में जाता है, फिर वो G2 फेस में आता है, उसके बाद वो M फेस में चला जाता है। ये पूरे तीनों फेस किसके टाइप्स हैं, ये तीनों फेस ये टाइप्स हैं आपके इंटरफेस के, ठीक है। इंटरफेस में वो 3 स्टेप्स को कवर करता है। देखिए ना, तभी तो ज़्यादा जगह किसकी है, इंटरफेस की, मतलब 95% ऑफ द टाइम क्या चलता है, इंटरफेस ही चलता रहता है। उसके बाद ये M फेस है जिसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, इतना सारा काम कैरियोकाइनेसिस का है, और ये साइटोकाइनेसिस होगी, जैसे अल्टीमेटली 2 सेल बन जाएंगे। ये G0 क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। देखिए G1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या है, देखिए ये जो G1 फेस है, देखिए ये माइटोसिस वाला फेस है। डिवीजन हम माइटोसिस के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 2 डिविजन्स होती हैं, एक होती है माइटोसिस और एक होती है म्योसिस। दिस इज 2 टेक्निकल डिफरेंट टर्म्स, माइटोसिस एंड म्योसिस, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट हम सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस को रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि सेल, अगर एक सेल है वो 2 में डिवाइड कर रहा है, म्योसिस में भी ऐसा ही होता है कि सेल की डिवीजन होती है, बट उसका जो नंबर है वो, अगर डिप्लॉयड सेल है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें 2n ही रहता है। इक्वेशनल डिवीजन इसको बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। और म्योसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है। ये आपको साथ में समझ आएगा बाद में। तो ये देखिए G1 फेस है, जो ऐसा फेस है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन लिख लो, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और ये माइटोसिस मतलब डिवीजन वाला फेस है, ये माइटोसिस का फेस है, राइट। सो जो G1 फेस है वो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आने वाला फेस है। क्लियर, यस, माइटोसिस और उनके बीच में आने वाला फेस है। ड्यूरिंग द G1 फेज, G1 में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो ग्रो करता है, पर अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। एस फेज जो सेकंड फेज है, दैट इज सिंथेसिस फेज, ये वो पीरियड है जिसमें डीएनए सिंथेसिस करता है और रेप्लिकेट करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। जैसे कि पहले अगर डीएनए 2C था तो बाद में डीएनए कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं आता है। तो G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो ग्रो करता है, पर वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। ऐसे सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस और अपनी रेप्लिकेशन करता है। अगर पहले डीएनए की अमाउंट कितनी सी, 2C बाद में 4C हो जाती है, बट क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी इंक्रीज, नो इंक्रीज आता है। अगर सेल के पास डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में है, तो आफ्टर ऐसा फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, 2n ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट करता है। समरी में एक और लाइन लिखी हुई है कि ऐसा फेज में जो क्रोमोसोम पहले एक धागे वाला था, बाद में वो 2 धागे वाला हो जाता है, क्रोमैटिड का नंबर बढ़ जाता है, बट क्रोमोसोम माना तो ये एक ही जाएगा, माना तो ये एक ही जाएगा, बट इसमें क्रोमैटिड जो धागा होता है वो एक और आ जाता है। तो ये बाद में समझाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना है अभी। तो क्या था, ये देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले हमने G1 पढ़ा जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनेलिस की डुप्लीकेशन होती है। ये ऐसा फेस है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, और ये G2 हम बाद में पढ़ेंगे। सो एनिमल्स में क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन विद द न्यूक्लियस, द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो एस फेज में और क्या होता है, सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल्स जो होते हैं, देखिए ये देखिए सेल है, और ये है सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो काम होता है, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
ये सेंट्रियोल्स हैं, एक सेंट्रियोल से ये 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, G2 वाले में जो लास्ट वाला है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल की ग्रोथ होती है। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला पढ़ेंगे, क्या लिखा है इस पैराग्राफ में। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू देयर ग्रो ऑल देयर लाइफ। कहते हैं कि प्लांट और एनिमल, मोस्टली प्लांट्स, अपनी जो ग्रोथ है पूरी ज़िंदगी कैसे चला लेते हैं, कैसे सब डू ऑल द सेल्स इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, क्या हर टाइम डिवाइड करते हैं। डू यू थिंक दैट ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन यू टेल द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल दैट डिवाइडेड देयर लाइफ इन द हायर प्लांट्स। डू यू एनिमली सिमिलर एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे ही आंसर दे दिया है कि प्लांट क्यों इतना डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में वो टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल में ऐसा जर्नी, ह्यूमंस में पर्टिकुलरली ऐसा, एनिमल्स में भी ऐसा नहीं है कि वो सारी जो उम्र है वो ग्रो करते हैं लेंथ वाइज। सो वो ग्रोथ नहीं करते हैं, एक टाइम आता है जब हमारी हाइट रुक जाती है, बट हमारे अंदर ग्रोथ होती रहती है। सेल डिवाइड करते हैं बट लोअर लेवल पे डिवाइड करते हैं। बट प्लांट में आपने देखा ट्री लंबा होता ही जाता है, होता ही जाता है, 100 फीट का, 200 फीट का, इतने लंबे लंबे ट्रीज होते जाते हैं, उनकी ग्रोथ पूरी लाइफ तक चलती रहती है। तो उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। क्लियर। तो कुछ खास नहीं था इस बॉक्स में। नेक्स्ट है, सम सेल्स इन द अडल्ट ह्यूमन डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज हर्ट सेल्स। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवीजन नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे हर्ट के सेल। एंड बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो सिर्फ तब डिवाइड करते हैं जब लॉस्ट हो जाते हैं इंजरी की वजह से, या फिर सेल डेथ, जब चोट लग जाती है तब सेल डैमेज हो जाते हैं, तब डिवीजन करते हैं। कुछ सेल वो होते हैं। द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज एंड एंटर द इनएक्टिव स्टेज, दैट इज क्वीसेंट स्टेज G0 ऑफ द सेल साइकिल। जिन सेल्स को डिवाइड नहीं करना होता है और वो डिवीजन वाले फेज में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, G1 को एग्जिट मार देते हैं और G0 में चले जाते हैं। कौन था G0, देखिए डायग्राम में, ये था G0। अगर कोई सेल आया, मान लो G1 में आया, बट उसको डिवाइड नहीं करना है, तो वो एग्जिट मार के G0 में चला जाता है। वो एग्जिट मार के G0 में चला जाता है। G0 को क्वीसेंट स्टेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में, इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, डिवाइड नहीं करता है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट है कि हाँ अब डिवाइड करना है, तू आ जा, तो वो वापस आ सकता है। एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2n डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होती है, 2n वाले सेल्स में होती है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू इट, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, जैसे कि मेल हनी बीज। ठीक है, मेल हनी बीज एग्जाम्पल है जिसमें हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं, बट जनरली डिप्लॉयड सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो ही डिवाइड करते हैं एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में जो माइटोटिक डिवीजन है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों दिखाते हैं। फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन चैप्टर आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पढ़ना है कि प्लांट्स में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों सेल डिवाइड करते हैं, और एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स, सोमैटिक सेल्स जो डिवाइड करते हैं, और हैप्लॉइड में उसकी एक एक्सेप्शन है, दैट इज मेल हनी बीज, मेल हनी बीज। क्लियर। नेक्स्ट इज एम फेस। ये हमारा इंटरफेस हो गया जिसमें हमने G1, S और G2, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, बट है चीज़ें। अगर आपने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको टीचर ने बताया होगा। दैट इज़, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हाँ, तो जो G1 फेस है, G1 फेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। G1 में अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अगर अमाइनो एसिड बनेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। यस, ATP बनते हैं, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो जो चीज़ें बनती हैं। RNA का सिंथेसिस होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली हैं, जैसे कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करती हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी को छोड़ के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या करती हैं, डुप्लीकेट करती हैं, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेली। एक मिनट, छोटा करके लिखना पड़ेगा, एक मिनट, इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट किन को छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, गोल्जी को छोड़ के। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है। तो ये सब जीवन में होता है, ये सब काम कहाँ पे होता है, जीवन में होता है।
न्यूक्लियोटाइड बनता है, आरएनए बनता है, सेल ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जीवन में क्या जो एडिशनल है, दैट इज अमीनो एसिड की फॉर्मेशन, प्रोटीन्स बनते हैं, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का सिंथेसिस होता है, सेल ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी को छोड़कर, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज आता है, ठीक है। एस फेज में तो लिखा ही हुआ है एनसीईआरटी में, डीएनए रेप्लिकेट करता है, कहाँ पे करता है, न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में, और हिस्टोन प्रोटीन्स डबल होते हैं, और जो बचा हुआ है जी नॉट उसमें क्या होता है जो वहाँ पे काम रह गया था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन डुप्लीकेट करता है, जो काम भी जीवन में रह जाता है वो कहाँ कंप्लीट हो जाता है, G2 में कंप्लीट हो जाता है। तो ये एडिशनल है, ये आपको याद करने क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है हमको। तो नेक्स्ट इज हमारा जो मेन डिवीजन का फेस है दैट इज एम फेस, वो करते हैं। तो इसमें पहले वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो सेकंड हम करेंगे ना उसमें ही कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, तो वो पूरा ध्यान से समझना ये भी ध्यान से है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एम फेस, एम फेस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, क्योंकि एक्चुअल काम यही होता है। इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है सारे कंपोनेंट की सेल में, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी इज द सेम, क्रोमोसोम का नंबर सेम है तो इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, राइट। अगर पहले क्रोमोसोम 2n थे तो बाद में भी क्रोमोसोम कितने रहते हैं, 2n ही रहते हैं। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस फॉर द न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में मैंने बोला था ना आपको 4 स्टेप आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे ये सब चलता है, और हम ऐसे सीधी सीधी लाइनें नहीं बना सकते हैं, सब में हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस ये आता है, याद करिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो पहला जो फेस आता है उसमें बोला जाता है प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, ये देखिए प्रोफेस, प्रोफेस में विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, याद रखना है ये कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है, ऑफ माइटोसिस फॉलो द SN-G2 फेस। ये देखिए ये हमारा डायग्राम था वो वाला, राइट। इसमें मैं थोड़ी सी डिवीजन करके बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास G1 फेस था, फिर S फेस था, फिर G2 फेस और M फेस था। तो पहले नंबर पे हमारे पास G1 था, S था, G2 था और M फेस था। तो वो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ फॉलो द SN-G2, मतलब S आता है फिर G2 आता है, उन दोनों को फॉलो करते करते M फेस आता है। क्या बोल रहे हैं, इन द SN-G2 फेस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऐसे ऐसे, वो सीधे नहीं होते हैं, वो ऐसे इंटरवाइंड होते हैं, दिखते नहीं है। प्रोफेस इज मार्क इनिशिएशन बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटीरियल। प्रोफेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो मटीरियल है वो कंडेंस करता है, गुच्छा बना लेता है एक, एंड द क्रोमोसोम मटीरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, राइट। ऐसे मान लो क्रोमोसोम है तो वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, ऐसे कंडेंस कर जाते हैं पूरे के पूरे प्रोफेस में। द सेंट्रोसोम विच हैड डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेस नाउ बिगिनिंग टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो एस फेस किया होता है साइटोप्लाज्म में, दो बन जाते हैं सेंट्रियोल, तो वो दोनों के दोनों सेंट्रियोल कहाँ जाने लग जाते हैं, ऐसे किनारों में जाने लग जाते हैं, वो किनारों में जाने लग जाते हैं, मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स तक पले जाते हैं। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस दस मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर। क्या क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, 2 पॉइंट है। क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, देखिए क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं ताकि बहुत कंपैक्ट छोटा सा माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाए। क्रोमोसोम आर सीन कंपोज्ड ऑफ 2 धागे वाले क्रोमोसोम अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्या दिखते हैं, 2 धागे वाले क्रोमोसोम, मतलब इतना ज़्यादा दिखता नहीं है बट कंपैक्शन होती है उसमें, ऐसे मतलब धागे ना, 2 धागे वाले क्रोमोसोम होते हैं जो कि ये देखिए यहाँ सेंट्रोमियर से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्लियर, यस। सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट होता है वो कहाँ चला जाता है, ऑपोजिट पोल्स पे चला जाता है, यस। हर एक क्रोमोसोम से रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर्स निकलते हैं, 2 एस्टर्स जो सेंट्रोसोम से। ये देखिए इनको छोटा करके बनाती हूँ थोड़ा सा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कंडेंस है, मैंने तो बहुत विजिबल बना दिया है बट ये बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं। यहाँ से निकलती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर्स की फॉर्म में, जो बाद में जाके कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एस्टर्स, 2 एस्टर्स स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, 2 एस्टर स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक। तो क्या होता है प्रोफेस में, क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं। मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, देखिए क्रोमोसोम 2 धागे वाले हैं बट बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में है, ये मैंने बहुत ज़्यादा विजिबल बनाए हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन, बोलिए मेरे साथ, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, ठीक है। कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनते हैं, सेंट्रोमियर डुप्लीकेट करता है, इंटरफेस के ऑपोजिट पोल्स पर चला जाता है और उसमें से एस्टर्स निकलते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 2 जो एस्टर है
ऐसे निकलते हैं उसमें से, और जो स्पिंडल फाइबर है उन दोनों से क्या बनता है, माइटोटिक अपरेटस। स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है। डिटेल में हम समझेंगे क्या होता है स्पिंडल फाइबर। सेल प्रोफेस में जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें गोल्जी भी नहीं होता है, डिजेनरेट हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ डिजेनरेट हो जाता है जब हम प्रोफेस, एंड प्रोफेस में देखते हैं। लेट प्रोफेस बोला जाता है इसको, लेट प्रोफेस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो खत्म होती हुई दिख रही है, डिजेनरेट होती दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे और ज़्यादा डिजेनरेट होगी, लेट प्रोफेस में डिजेनरेट होगी, क्रोमोसोम ही अच्छे तरीके से हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज मेटाफेस। मेटाफेस की बात करते हैं। मेटाफेस में क्या है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेल्प मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज। जब न्यूक्लियर एनवेल्प पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट मतलब खत्म हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि माइटोसिस स्टार्ट हो गई है। हेंस क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो देखिए ये क्रोमोसोम है पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, दिस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। मेटाफेस, एम फॉर मेटाफेस, एम फॉर माइक्रोस्कोप। मेटाफेस में हम क्रोमोसोम को इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये वो स्टेज है जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं। एम से याद करो, एम से मॉर्फोलॉजी इजीली पढ़ सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि मेटाफेस क्रोमोसोम दो धागे वाला होता है, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ये देखिए ऐसे इजी फॉर्मेट में बता रही हूँ, ऐसे दो धागे वाला होता है जो यहाँ पे सेंट्रोमियर से हेल्ड होता है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। यहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर्स बोला जाता है। ठीक है, क्रोमैटिड पर। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोजीशन एट सेंटर ऑफ द सेल। ये देखिए ये क्या निकल रहे हैं, देखिए ये क्या था हमारे पास, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ये जो रेज निकल रही हैं, ये रेज एस्टर होती हैं, और ये जहाँ से वो कनेक्ट करता है क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने के लिए कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिस धागे से आप समझ लो खींचता है उसको स्पिंडल फाइबर बोला जाता है। दिस इज स्पिंडल फाइबर। ये लाइंस हैं, ये एस्टर्स हैं, और ये वाला सेंट्रोमियर है हमारा। ठीक है, हेंस मेटाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोम कमिंग लाइक एट इक्वेटर, वन क्रोमेटेड विद ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, देखो कमिंग टू इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, एक धागा होता है टू ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड टू सिस्टर कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू द ऑपोजिट पोल। ये देखिए ऐसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे ऐसा मतलब दो धागे वाला हमने पढ़ा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर बैठे हैं वो स्पिंडल फाइबर देते हैं, जो यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, और एक इक्वाटोरियल प्लेट सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इक्वाटोरियल प्लेट सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डिवीजन होती है, मतलब ये टूट जाते हैं और फिर दो इधर चले एक एक इधर चला जाता है और एक एक धागा इधर आ जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मेटाफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम कमिंग लाइक इक्वेटर, इक्वेटर पे आते हैं, एक धागा है वो एक स्पिंडल से जुड़ा होता है एक तरफ, और दूसरा धागा दूसरे स्पिंडल से जुड़ा होता है दूसरी तरफ। यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफ्लेस इज मेटाफ्लेस प्लेट द की फीचर। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंग्रेशन। कंग्रेशन आपकी साइड में टर्म मेंशन नहीं है, बट होता है ये कांग्रेशन, याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कांग्रेशन यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ लाइंग या इक्वाटोरियल प्लेट पे आने को कांग्रेशन बोला जाता है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पर जुड़ते हैं, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पर आ जाते हैं और एक मेटाफेसिक प्लेट बना लेते हैं, और स्पिंडल दोनों पोल्स से उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये था हमारा मेटाफेस। इसके बाद आता है एनाफेस। एनाफेस में क्या है, द ऑनसेट ऑफ एनाफेस, हर एक क्रोमोसोम मेटाफेसिक प्लेट में होता है जो स्प्लिट कर जाता है टू डॉटर क्रोमैटिड में, रेफर टू डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई एंड दे बिगिन माइग्रेटिंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। क्या होता है, देखिए मैंने ये अलग अलग नहीं बनाया है अभी, नहीं तो रुको डिलीट करके बनाती हूँ, एक ये बना देती हूँ। ये वाला, हाँ ये देखिए, तो ये एक धागा ये टूट जाते हैं, एक धागा इस तरफ जाने लग जाता है, नहीं एक धागा जो ऑपोजिट की तरफ जाते हैं, ये वाला धागा इस तरफ जाएगा और ये वाला धागा इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तभी तो टेल इसकी तरफ आ जाती है, और जो आर्म्स होती हैं, ये जो आर्म्स होती हैं वो दूसरे की तरफ रह जाती हैं, तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा और ये दूसरा वाला उस तरफ जाएगा। यही है एनाफेस का काम।
क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर चला जाता है और सेंट्रोमियर, ईच क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है वो कब कहाँ होता है, पोल की तरफ। ये देखिए ये जो सेंट्रोमियर है पोल की तरफ आ रहा है, यस। और जो आर्म्स हैं वो पीछे रह रही हैं, ठीक है। एंड लीडिंग द एज आर्म क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफिस वो स्टेज है जहाँ पे, इस डायग्राम से आप देखिए, ये देखिए मैंने, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। ये क्रोमोसोम है एक, मतलब देखिए ऐसे दो थे, ये वाला उधर गया चला तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, और ये वाला इधर आ गया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो क्या होता है, सेंट्रोमियर टूट जाते हैं, क्रोमेटेड धागे अलग हो जाते हैं, और क्रोमेटेड अपनी अलग ऑपोजिट पोल्स पर चले। सेम पोल्स पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर था और ऐसे क्रोमोसोम बैठा था, रुकिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये क्रोमोसोम बैठा था ऐसे ऐसे, और क्या हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम है उठ के इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया। नो, ऑपोजिट वाले ऑपोजिट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जब कैरियोकाइनेसिस मतलब जो फाइनल स्टेज है इसकी, उसमें क्या होता है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज की जब शुरुआत होती है तब आता है टीलोफेज। क्रोमोसोम हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पर चले गए हैं, वो वहाँ पे जाके डिकंडेंस करते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर लेते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। अपना अपना मटीरियल अपने अपने पोल्स पे आ जाता है, ये देखिए सब कुछ कंडेंस कर गया है। तो क्या क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पर एंड उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है दोबारा बनना शुरू हो जाता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियोलस गोल्जी कम्प्लेक्स ईआर वापस से बन जाते हैं। अब आती है लास्ट स्टेज, देखिए अब क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग प्रोसेस चलता है। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली सीइंग द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएं, बट सेल को भी डिवाइड करना होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है सेल अपनी डिवीजन खत्म करता है। एनिमल सेल में क्या होता है कि फरो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फरो ग्रेजुअली डीपन, ऐसे बाहर से फरो बनना स्टार्ट होती है एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है हार्ड, तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है, डिपन होती है, ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग, सेंटर से डिवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे जो एनिमल सेल है, एनिमल में क्या होता है फरो डीपन होती जाती है और जो सेंटर टू सेंटर से डिवाइड करके दो सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है। प्लांट सेल में क्या होता है, रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल वॉल बनती है, देयरफॉर सेल क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस करते हैं। प्लांट सेल में जो वॉल बननी शुरू होती है वो सेंटर से शुरू होती है। प्लांट सेल में ऐसे वॉल बनती है क्योंकि बाहर सेल वॉल है जो कि हार्ड है, वहाँ से नहीं बन सकती है, तो वो अंदर से बनती है प्लांट में। ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, लेटरल वॉल्स को मिलती है जाके, ये जो न्यू सेल वॉल बनती है, फॉर्मेशन होती है, इसमें इसको बोला जाता है, इस फॉर्मेशन को बोला जाता है सेल प्लेट, जो कि मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेंट सेल्स। एट द टाइम ऑफ साइट, जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होती है, ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाती हैं। सम ऑर्गेनिज्म जैसे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द, कई सेल्स में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, तो क्या होता है कई सेल्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिससे बहुत मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज हो जाती है, जो किस में होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में, ठीक है। देखिए कई सेल्स में अगर यहाँ डिवीजन ना हो तो एक सेल में क्या हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, जिसको क्या बोला जाता है, सिंसीशियम बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट जो यहाँ पे दे रखा है, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। सिंसीशियम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, इससे आपकी जो माइटोसिस है डन होती है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस जो एक इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब अगर सेल शुरू में 2n है बाद में भी 2n ही रहेगा, डिप्लॉयड सेल में होती है, बट कई लोअर प्लांट्स में या सोशल इंसेक्ट में ये कहाँ पर हो जाती है, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सिग्निफिकेंस की है लाइफ में, ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इस डिवीजन के होने का कारण क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आर यू अवेयर, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इंसेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है कि क्या होता है, म्योसिस, दोबारा बढ़ाती हूँ, म्योसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। म्योसिस से डिप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं जिनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम होता है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ कैसे होती है, माइटोसिस से होती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो, जब सेल की ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको रिस्टोर कौन करता है, देखो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करता है, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है, ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तीसरा काम क्या, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की सेल को रिपेयर करवाता है, यस। सो अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन
ऑफ द क्या क्या होता है, देखो दोबारा से मैं सब कुछ समझा देती हूँ क्या क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को सही करते हैं, बैलेंस करते हैं, सेल को रिपेयर करते हैं, और जो सेल्स की अपर लेयर होती है जैसे एपिडर्मिस हो गया, इनर लाइनिंग गट की हो गया, ब्लड सेल्स, वहाँ पे ब्लड सेल्स हैं वो रिप्लेस होते जाते हैं, नए सेल आते जाते हैं, पुराने डैमेज हो जाते, डिग्रेड होते जाते हैं। माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम में, वहाँ से क्या होता है, ग्रोथ होती है प्लांट की थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, कहाँ कहाँ से, एपिकल में और लेटरल में, एपिकल और लेटरल में सेल की थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है। तो माइटोसिस पूरी डन हो गई है, एक डिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक एक लाइन आप देख सकते हैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड समझाया है आपको। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ रह गया, इसमें क्या लिखा है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस अनियन रूट टिप सेल, आपने पढ़ा है, इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। ठीक है, अनियन की रूट टिप में 16 क्रोमोसोम है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल हैव एट इट्स जीवन फेज, तो अगर शुरू में 16 है तो जीवन में 16 होंगे, एस में 16 होंगे, और एम के बाद 16, क्योंकि क्या होता है, माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। एंड व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, जीवन, जीवन में अगर डीएनए का कंटेंट आफ्टर द एस G2 इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेस इज 2C, अगर डीएनए का कंटेंट एम के बाद 2C है तो जीवन पे कितना होगा, C, एस के बाद 2C हो जाएगा, और G2 में भी 2C ही होगा, क्योंकि एस में डुप्लीकेशन होती है, तो एस में 2C, अगर शुरू में C है तो 2C हो जाएगा और 2C हो जाएगा, डबल होता है डीएनए, और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो इसको मैं सही करके लिखवा देती हूँ आपको। ये देखिए इसके जो आंसर्स हैं दैट आर, ये देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जीवन पे अगर शुरू में 16 है तो जीवन में 16 होगा, एस में 16 होगा, एम में 16 होगा। डीएनए का कंटेंट अगर एम में 2C है तो जीवन में C होगा, फिर एस में 2C बना होगा, फिर G2 में भी 2C ही रह गया होगा, यही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, हर एक चीज़ हो गई है, हर एक डायग्राम हो गया है। नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास जो आती है दैट इज मियोसिस। तो देखो पिछली वीडियो में मैंने लाइन को इंग्लिश में रीड नहीं किया था, तो मैंने जल्दी जल्दी समझाया था सिर्फ, तो टाइम कम लगा था 45 मिनट, अभी 40 मिनट होने वाले हैं, और 45 में वो पूरा चैप्टर डन हो गया था, जबकि उस चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है इस चैप्टर से, बट इस चैप्टर में कंसेप्ट समझने का ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको, बट कोई बात नहीं, जो समझने वाली चीज़ है वो तो समझेंगे ही। इस चैप्टर में एक एक पॉइंट समझाने का है कि यहाँ पे क्या हुआ, उस स्टेज पे क्या हुआ, उस स्टेज पे क्या हुआ, सो दैट इज़ वाई इट टेक मोर टाइम, बट कोई ना, अगर शुरू किया है तो ख़त्म भी करेंगे ही, बीच में नहीं छोड़ेंगे इस चीज़ को। म्योसिस कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटा है म्योसिस, तो छोटा है मतलब यहाँ तक, और जो म्योसिस 1, म्योसिस में 2 डिवीजन आती है, म्योसिस 1 म्योसिस 2, म्योसिस अगर 1 समझ लिया तो 2 तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही है। लेट अस ट्राई कि अगले 10 मिनट में हम कर लें, बट अगर होगा तो ठीक है, बट नहीं, अच्छे तरीके से समझना भी है। सो म्योसिस क्या होता है, देखिए, the production of offsprings by the sexual reproduction including the fusion of two gametes each with the complete haploid set of chromosome। क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसमें 2 गैमेट फ्यूज करते हैं, एक होता है मेल गैमेट दैट इज स्पर्म दैट इज हैप्लॉइड, और एक होता है फीमेल गैमेट दैट्स ओवा, वो भी एन होता है। जब ये दोनों का फ्यूजन होता है तो बनता है एक स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट, और वो बनता है 2N। ठीक है, इतना उन्होंने बोला है कि कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का फ्यूजन होता है गेमीट्स का। और क्या होता है, गेमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। ये जो गेमीट्स एन है वो किसी डिप्लॉयड सेल 2N से ही एन बने होंगे, ये भी किसी 2N से ही एन में बना होगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्पेशल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर हाफ रिजल्ट इन द हैप्लोडॉटर सेल। ऐसे डिवीजन जिसमें 2N से N नंबर बनता है उसको बोला जाता है म्योसिस। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज म्योसिस। म्योसिस ये इंश्योर करती है कि हैप्लॉइड फेस आए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, जबकि देखिए यहाँ पे 2N था, 2N से N बना, बल्कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये डिप्लॉयड वाला वापस रिस्टोर हो जाता है। यहाँ पे देखो 2N से N बना और N से फिर 2N बन गया, वो रिस्टोर हो गया। वी केम अक्रॉस द म्योसिस ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गेमीट्स एंड दे केम। गेमेटोजेनेसिस आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें जो पता लगता है कि कैसे मेल गेमेट बनता है, वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2N सेल से ही N बनता है, म्योसिस डिवीजन चलती है उसके अंदर।
म्योसिस में क्या होता है, दो सिक्वेंशियल साइकिल चलते हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। सिर्फ एक ही साइकिल बट सिंगल सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल सेल में होती है। म्योसिस 1 इज इनिशिएटेड, म्योसिस 1 इनिशिएटेड होती है, अब इनिशिएट होती है, पेरेंटल हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डिस्टेंस एज क्रोमेटिड। म्योसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर। ये मैं पढ़ाऊंगी क्या होता है नॉन सिस्टर, क्या होता है होमोलोगस, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेट बनते हैं, मतलब म्योसिस 2 के बाद जैसे म्योसिस में 1 से 2 सेल बन गए थे, ठीक है, 1 से 2 सेल बन गए थे, यहाँ पे 1 से जो है 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, हम देखेंगे, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ म्योसिस 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज 1, और यहाँ पे भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2 आ जाता है। ओके उसके बाद क्या है म्योसिस 1। म्योसिस 1 में क्या होता है, पहला फेज जो हमारे, इससे पहले म्योसिस से पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले हुआ होगा इंटरफेस। ये स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली इंटरफेस हुआ होगा। इंटरफेस में G1 फेज, S फेज, G2 फेज आया होगा, यस यस। और G1 में क्या होगा, ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट की होंगी, S में डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह हुआ होगा, जो मैंने पढ़ाया था सेंट्रियोल डुप्लीकेट का, और G2 में जो जो रह गया होगा वो होगा, मतलब एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है म्योसिस 1 में, यस। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास M फेज, जो कि है म्योसिस फेज। यहाँ पे प्रोफेज 1, प्रोफेज इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, टिपिकली लॉन्गर होता है और कम्प्लेक्स होता है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के कंपैरिजन में। इसको डिवाइड किया गया है 5 फेसेस में, दैट इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। याद करेंगे 5, इसका एक निमोनिक भी है, दैट इज लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लैप्टोटीन, लैप्टोटीन में क्या होता है, द स्टेज ऑफ क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। एक मिनट, आई डोंट नो व्हाई आई एम सो कंफ्यूज इन चूजिंग द कलर्स। कलर मेरे को अच्छे अच्छे चाहिए होते हैं, डार्क एंड अच्छे अच्छे कलर्स फॉर द वाइट पेज, राइट। ओके सो देखिए, लैप्टोटीन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्रोमोसोम, लैप्टोटीन की स्टेज में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में दिखता है। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट, तो लैप्टोटीन में क्रोमोसोम कंपैक्ट होते जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कंपैक्ट होते जाते हैं, वही प्रोफेस वाला हिसाब जो माइटोसिस में हमने पढ़ा था। यस, दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज, फिर आती है सेकेंड स्टेज जो कि है जाइगोटीन। लैप्टोटीन में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लैप्टोटीन में सिर्फ आपके पास इतना है कि इसमें आपके क्रोमोसोम का कंपैक्शन होता है, क्रोमोसोम का कंपैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपैक्शन मतलब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं लैप्टोटीन में, यहाँ पे लिख लो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन होता है किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है। इसमें आती है बुकेट स्टेज, बुकेट स्टेज बोलते हैं इसको, बुकेट स्टेज, क्लियर। तो एंड जो है क्रोमोसोम के दिखते नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, देखिए ये है, इसमें ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनके एंड दिखते नहीं है, ऐसा। ये है लैप्टोटीन, पहली स्टेज। उसके बाद हमारे पास जाइगोटीन आता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। क्रोमोसोम पेयर होने लग जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम पेयर, जैसे कि ये 2 धागे वाला एक क्रोमोसोम है और ये 2 धागे वाला दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। देखिए अब आप समझेंगे कि यहाँ आप कन्फ्यूजन होगी आपको, यहाँ पे 2 धागे क्यों हैं। देखिए जो हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में हमने देखा था कि शुरू में 2 धागे वाला क्रोमोसोम था, यस। जब एनाफेस आया था, जब एनाफेस आया था तब वो 2 धागे स्प्लिट होके एक एक धागे वाले अलग हो गए थे, और अल्टीमेटली जो लास्ट वाला था उसमें एक धागे वाला बच गया था। बट यहाँ पे क्या है, शुरू में 2 धागे हैं, क्योंकि एनाफेस नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस आया है, तो 2 धागे वाले क्रोमोसोम हैं सारे के सारे। ये 2 धागे वाले क्रोमोसोम क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये है सेकेंड स्टेज, जहाँ पे जिसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
समझो, दिमाग लगा के समझो, कंफ्यूजन अगर एक बार आई तो जाएगी नहीं, और मैं कंफ्यूजन आने नहीं दूंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि इस प्रोसेस को जब ये एसोसिएट होते हैं इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। सच पेयर क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, इस पेयर क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट क्रोमोसोम साइनेप्सिस से कंप्लीट होती है, उसमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कौन सी प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस, ठीक है। उस प्रोसेस का क्या नाम है, साइनेप्सिस। द complex formed by the pair of synapse homologous is called as bivalent और टेट्राड। इसी कम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, बाइवेलेंट बोला जाता है, 2 क्रोमोसोम जुड़ गए, या फिर 4 धागे वाले हैं तो इसलिए टेट्राड, टेट्रा वर्ड इज यूज्ड फॉर 4। However, these are more clearly visible at the next stage। ये बनता यहाँ पे है बट ये सब दिखता कहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेज पे दिखता है, क्लियरली विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 रिलेटिवली छोटी होती हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज पैकेटेन, पैकेटेन वाली स्टेज थोड़ी सी बड़ी होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड, इस स्टेज पे क्या होता है कि जो 2 धागे हैं हर एक बाइवेलेंट के, हमारे पास जो 4 क्रोमैटिड है ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट होते हैं एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, टेट्राड की तरह दिखते हैं। मतलब पैकेटीन वाला तीसरा है जो पैकेटीन, पैकेटीन में टेट्राड की अपीयरेंस होती है, टेट्राड अपीयर होता है, दिखता है, क्लियर, टेट्राड अपीयर होता है। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यहाँ पे क्या दिखते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये देखिए ये क्रोमोसोम्स जुड़ गए हैं। इट इज़ अ मॉर्निंग टाइम सो दिस इज द बर्ड्स चिपरिंग साउंड, सो प्लीज इग्नोर दिस। ओके, सो क्या बोल रही थी मैं, टेट्राड अपीयर होता है, ठीक है, टेट्राड अपीयर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना 2 धागे वाला, तो क्या होता है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे हैं दोनों, दोनों के पास 2 धागे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये होमोलोगस हैं बट ये एक क्रोमोसोम है, इसके धागे अपने सिस्टर धागे हो गए, बट ये दूसरा इसके अपने धागे, बट अगर इसका ये धागा और इसका ये धागा देखिए तो ये दोनों नॉन सिस्टर हैं, अपने नहीं है, दूसरे का है, ये नॉन सिस्टर बोला जाता है इसको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है उसके पास। इनमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है सेल का और ये है उसका न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये वाला और दूसरा क्रोमोसोम ये वाला, ऐसे ऐसे यहाँ पे इस पोजीशन पे ही इनका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो एक को मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देती हूँ, एक वाले को, ताकि आपको डिफरेंस दिखे दोनों में। ये देखिए ये दूसरे वाला, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाती है, इस पॉइंट पे, ऊपर नहीं होती, ऊपर तो जस्ट सिंपल है, ऊपर कुछ नहीं होता है, ऊपर तो सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। इस क्रॉसिंग ओवर को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। द क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिससे उनमें एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और कौन सा एंजाइम लगता है यहाँ पे लगता है हमारा रिकॉम्बिनेस एंजाइम। कौन सा लगता है, रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लेड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय एंड ऑफ, रिकॉम्बिनेशन कब खत्म होती है, पैकेटीन के एंड में खत्म होती है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे साइट क्रोमोसोम ऐसे जुड़े रह जाते हैं। उसके बाद डिप्लोटीन जब शुरू होता है, उसके शुरू में क्या होता है, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो है ही, देखिए यहाँ पे था ना, हाँ वो तो होगा ही। जब चौथी स्टेज आएगी दैट इज डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर वाला जो प्रोसेस है ये हट जाएगा, मतलब सॉरी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके, छोटा हो जाए भगवान, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट, हम इस कॉम्प्लेक्स को हटा देते हैं, हट जा हट जा, ये देखिए ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ये क्या हो गया, डिसोल्यूट हो गया, ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, मतलब पूरी तरह अलग हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस ओवर पर थोड़ा सा अटैच रह जाता है। यहाँ देखिए
क्रॉसओवर पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, वो हम पढ़ेंगे। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कियाजमाटा, ठीक है। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कियाजमाटा, राइट, कियाजमाटा। द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। डिप्लोटीन कुछ oocytes में क्या होता है, वर्टिब्रेट में ही बहुत महीनों तक, सालों तक, जैसे कि फीमेल्स, गर्ल्स में क्या होता है कि पबर्टी आने तक क्या होता है, वो डिप्लोटीन की, देखो एम्ब्रियो में जब गर्ल चाइल्ड एम्ब्रियो स्टेज पे होता है तो वहीं पे ये डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, पर वो डिप्लोटीन पे आके रुक जाती है, और जब पबर्टी आती है तब वो नेक्स्ट स्टार्ट होता है, उसका नेक्स्ट प्रोसेस तब शुरू होता है, मतलब इतने टाइम के लिए वो एक पॉज पे होती है। तो वही है डिप्लोटीन, लास्ट कितने महीनों सालों तक लास्ट रह जाता है। फाइनल स्टेज जो प्रोफेज की आती है दैट इज डाइकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा होता है। इस फेज में क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस हो जाते हैं और म्योटिक स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो स्पिंडल ऐसे बन जाते हैं ताकि वो उन क्रोमोसोम को सेपरेट कर दे, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो कियाजमाटा है वो जो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कियाजमाटा पहले तो दिखता है, डिप्लोटीन तक दिखता है, उसके बाद जो टर्मिनलाइजेशन है, देखो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है, कियाजमाटा खुल जाता है, नहीं जुड़ती, ये भी साइड हो जाता है, अब सॉरी ये भी साइड हो जाता है, देखिए ये पूरे तरीके से ही ये अलग हो गया और ये पूरे तरीके से अलग हो गया, ठीक है, हाँ अलग हो गया, ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, वो सब, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, रुकिए ये वाली मेम्ब्रेन इसको उड़ा देते हैं, सिर्फ ये रह जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाफेस। आपको पता है मेटाफेस में क्या होता है, इक्वाटोरियल प्लेट बन जाती है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन अलॉन्ग द इक्वाटोरियल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर फॉर द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्या है, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, जैसे मैंने ये सिर्फ एक ही बनाया है, एक और होगा यहाँ पे होगा एक और, यहाँ पे होगा एक और, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम पेयरिंग वाले होंगे ना, क्योंकि वो पहले पेयर हो चुके हैं, तो वो ऐसे होंगे, ऐसे वाले होंगे। तो क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं। और ये देखिए एक लाइन, ये एक लाइन जो मैंने बनाया है वही डायग्राम है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसको टेढ़ा करें तो ये ही बन रहा है, टेढ़ा करके देखेंगे, ये देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है जो मैंने बनाया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेस 1 पे जो इक्वाटोरियल प्लेट है, यहाँ पे 2 इक्वाटोरियल प्लेट्स बनती हैं, कितनी बनती हैं, 2, क्योंकि देखिए ऐसे लाइन में आ जाते हैं, एक तो ये वाली और दूसरी, 2 इक्वाटोरियल प्लेट फॉर्म होती है मियोसिस 1 में। उसके बाद एनाफेस, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएशन टू द सेंट्रोमियर। अब क्या होता है, क्या आता है एनाफेस, ये धागे अलग अलग हो जाते हैं। क्या होता है कि ये वाले क्रोमोसोम, ये वाले सेंट्रोमियर है, स्पिंडल फाइबर देते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर देते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। ये अलग गया, ये अलग गया, ये अलग गया, ये अलग गया, ये अलग गया और ये अलग गया। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे जुड़े हुए थे ना, थोड़ा सा पास कर देते हैं हम इनको, ताकि ऐसा लगे कि ये जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे, रुकिए थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होता है, ये होमोलोगस है, ये वाला इसका होमोलोगस है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रोमोसोम सेपरेट, क्रोमैटिड जुड़े रह जाते हैं। उसमें क्या था, पिछली वाली डिवीजन में क्या था, हमारे पास ऐसे एक ही था, ऐसा, तो क्या होता था, ये ऐसे डिवाइड हो जाते थे, एक धागे वाले इधर, मतलब एक एक क्रोमैटिड डिवाइड होता था। यहाँ पे सेंट्रोमियर की डिवीजन वहाँ होती थी, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं। ये देखिए ये दो धागे वाला एक इधर गया, 2 धागे वाला इधर गया एनाफेस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 धागे वाले ही बनेंगे, इधर है 2 धागे वाला और इधर 2 धागे वाले क्रोमोसोम बन जाते हैं, राइट। सो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है, डायड ऑफ सेल बनता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम सब डिस्पर्जन कर जाते हैं और वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट इंटरफेस में नहीं पहुंच पाते हैं। दिस स्टेज ऑफ बिटवीन द 2 मेयोटिक डिवीजन इज इंटरकाइनेसिस। पहली मियोसिस फिर दूसरी मियोसिस, उन दोनों के बीच इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है, ठीक है, जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस में के बाद प्रोफेस 2 आता है, जो कि सिमिलर होता है प्रोफेस ऑफ 1, मतलब माइटोसिस में जो प्रोफेस 1 पड़ा था उसके सिमिलर ही मियोसिस 2 होती है। तो हमने 2 सेल बना लिए हैं, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बना देती हूँ यहाँ पे ये,
और ये, और यहाँ पे स्पिंडल की मदद से ये जुड़ जाएंगे ऐसे 2 धागे वाले। ये अलग अलग आ जाए, डायग्राम सही बनानी है बट ये, और उसके बाद ये अपने चले जाएंगे 2 धागे वाले अपने घर में, ये 2 धागे वाले इधर आ जाएंगे, ये अलग बन जाएगा, ये अलग, 2 धागे वाले क्रोमोसोम बन जाएंगे। 2 बना लिए हमने टेलोफेज के बाद। मेयोसिस 2 में क्या होता है, प्रोफेज 2। मेयोसिस 2 इनिशिएटेड कब इनिशिएट होती है, इनिशिएट होती है साइटोकाइनेसिस के बाद, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलॉन्गेटेड। इन कंट्रास्ट टू मेयोसिस 1, मेयोसिस 2 रिजेंबल करती है माइटोसिस से, मैंने पहले भी बोला, न्यूक्लियर डिसअपियर करते हैं, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते हैं। मेटाफेज में वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पर, गेट अटैच्ड विद द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। मैं समझाऊंगी पूरा, एक बार इंसर्ट डिलीट करो। इट बिगेन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है, स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, शॉर्टनिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और फिर टेलोफेज पे क्या होता है, क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और साइटोकाइनेसिस हो जाती है, टेट्राड 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। अब देखिए ये 2 सेल्स, ये 2 वाला बन गया, ये 2 वाला बन गया। अब इस 2 वाले को उठाएंगे और इधर लेके आएंगे, ठीक है, ये देखिए 2 वाला था, ये 2 वाला था, इस 2 वाले से 2 सेल बनेंगे, इस 2 वाले से 2 सेल बनेंगे, मतलब अल्टीमेटली 4 सेल बन गए हमारे। अब देखिए यही स्ट्रक्चर हमारे माइटोसिस का पहला स्ट्रक्चर था, माइटोसिस का पहला स्ट्रक्चर था, ये देखिए, जिसमें 2 थे, 2 धागे वाला क्रोमोसोम था। देखिए इसी को यहाँ से ही रिपीट माइटोसिस 2 चलती, मियोसिस 2 चलती है यहाँ से ही। अब देखिए देखिए ये क्या है, 2 धागे वाले हैं, ये 2 धागे वाले ऐसे इक्वेटर पर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, एक है ये वाला और एक है ये वाला। तो फिर एनाफेस आएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, एनाफेस आएगा, सेपरेट हो जाएंगे, एक धागे वाला इधर, एक धागे वाला इधर, एक धागे वाला इधर, एक धागे वाला इधर, ये दोनों अलग अलग अपने पोल्स पर चल जाएंगे, वही एनाफेस चलेगा, ठीक है, ऑपोजिट पोल पर मूव करेंगे। सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रियोल की तरफ हो जाता है और जो आर्म्स हैं वो पीछे रह जाती हैं, ठीक है, वही चीज़ है। और फिर ये एक धागे वाला इधर आ गया, ये भी एक धागे वाला और ये भी एक धागे वाले, एक एक धागे वाले 4 बन जाते हैं हमारे पास। तो ये क्या बने, हैप्लॉइड। शुरू कहाँ से हुआ था, डिप्लॉइड। शुरू कहाँ से हुआ था, डिप्लॉइड। 2n से n हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गए हैं, क्लियर, दैट इज इट, ठीक है। ये सिर्फ सेम टू सेम वही है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ इसकी थ्योरी। मेटाफेस में वो सब इक्वाटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, फिर एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो ऑपोजिट पोल वाल चले जाते हैं, ठीक है। टेलोफेज में मेयोसिस एंड होता है, मेयोसिस 2 पे क्रोमोसोम जो है वंस अगेन एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, साइटोकाइनेसिस होती है और टेट्राड 4 सेल बन जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है मेयोसिस का, मेयोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम इन ईच स्पेसिफिक अचीव अक्रॉस द डिग्री सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर आ जाता है, वो कंजर्व हो जाता है। जैसे 2n था तो 2n से वापस n लाया गया और एक n, वो वापस फर्टिलाइजेशन से 2n बनेगा, ठीक है, बट n तो लाया गया ना। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में डिप्लॉइड फेस लाना इज द मेन पर्पस ऑफ मेयोसिस। इवन दो प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर 1 जनरेशन। इसी से क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेयोसिस क्या लेके आती है, वेरिएशंस लेके आती है, क्लियर। इस ही वजह से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, मेयोसिस हमारा डन हो चुका है। मेयोसिस पढ़ लिया आपने, मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, क्या क्या बना, क्या क्या हुआ, कैसे 2 से 4 सेल बने, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ गए, ठीक है। मेयोसिस में जुड़े नहीं थे, वो ऐसे थे, और ऐसे जब एनाफेस आया तो ये अलग हो गए, बट नहीं, यहाँ पे वो जुड़ गए। जुड़ने की वजह से जब अलग हुए ना तो ये 2 अलग हुए पेयरिंग में, तो सेंट्रोमियर को टूटना नहीं पड़ा मेयोसिस 1 में, और फिर मेयोसिस 2 में तो टूटना ही पड़ा क्योंकि अल्टीमेटली उसको तोड़ना ही था। विद दिस 1 आवर लग गया है क्योंकि मैंने एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस समझाई है आप लोगों को, तो इसकी वजह से इट टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। ऑल दो चैप्टर छोटा था, मुझे लगा था कम टाइम लगेगा, बट इट टेक मोर टाइम बिकॉज हर एक चीज़ हुई है यहाँ पे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपका एक एक एनसीईआरटी की लाइन समझ आई है, अगर कुछ रह गया, छूट गया, तो वो वाला काम है जो आपके टीचर ने आपके नोट्स में या मॉड्यूल्स में लिखवाया होगा। वैसे तो मैंने वो भी ट्राई किया कि हो जाए, मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ रह गया वो भी आपको अभी करवा दूँगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं पूरी जो एनसीईआरटी का। पहला बात क्या है, हमने देखा
जो सेल डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल साइकिल में क्या होता है कि इवेंट्स चलते हैं जिससे डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर फेस पढ़े हमने, ह्यूमंस में 24 घंटे हैं, ईस्ट में 90 मिनट है, इंटरफेस एम फेस आता है। जो एम फेस है वो क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस दो एम फेस के बीच में आता है, ठीक है। 24 आवर तक जो ये साइकिल चलता है जिसमें 95% इंटरफेस चलता है। फिर केरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होती है, जीवन फेस, एस फेस, जी2 फेस। जीवन फेस में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी को छोड़ के वो जी2 में बनता है। एस में डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, स्टोन प्रोटीन डबल हो जाते हैं। और ये जी नॉट फेस है, जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है तो वो जी नॉट क्वीसन स्टेज में चला जाता है, और जब हमारी मर्जी होती है हम उसको बुला सकते हैं। एस फेस में ही डीएनए डुप्लीकेट करता है। कुछ सेल्स में, एनिमल में डिप्लॉयड में होती है, बट एक्सेप्शन है मेल हनी बी। प्लांट में ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में हो जाती है। एम फेस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस में कॉम्पैक्शन हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है क्रोमोसोम की, और जो सेंट्रोसोम है डुप्लीकेट होके अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मेटाफेस जिसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं हम, शेप पढ़ते हैं एनाफेस में, ये चीज़ याद रखना, एनाफेस में हम शेप पढ़ते हैं और मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम मेटाफेस में, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लेट बनती है इसमें, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से एक इक्वाटोरियल प्लेट बन जाती है। एनाफेस में वो स्प्लिट कर जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है। उसके बाद स्प्लिटिंग हो जाती है। टीलोफेस में क्रोमोसोम अपने अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं और अपना अपना न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है और डिवाइड हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में उनमें फरो बनती है। एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ और प्लांट में अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन होती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। और कईयों में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दैट इज सिंसीशियम बन जाती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करते हैं, सेल को रिपेयर करते हैं। जो इनर लाइनिंग है एपिडर्मिस और गट के जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। और प्लांट में एपिकल और लेटरल कैम्बियम वाले सेल्स हैं जो पूरी लाइफ तक उनको ग्रोथ करवाते रहते हैं। म्योसिस में क्या होता है, म्योसिस में 2n जो मेल और फीमेल गेमीट है, 2n से क्या बनते हैं, n बनते हैं, और फिर जो n है फर्टिलाइजेशन के बाद 2n को रीस्टोर कर लेता है। बट एक बार 2n मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 2n से n वाला फेज लेके आना ही म्योसिस का काम है। म्योसिस 1 और 2 होता है, सिस्टर क्रोमैटिड होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस 1 एंड 2 होता है। प्रोफेस 1 में हमने देखा कि क्या है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन बुके स्टेज आती है। जाइगोटीन में नाइट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्सिस की मदद से बायोवेलेंट टेट्राड बनता है। और पैकेटीन में वो टेट्राड दिखने लग जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की मदद से, और क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, पैकेटीन में, और दिखता है वो पैकेटीन के एंड में। उसके बाद डिप्लोटीन आता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। एक्स शेप स्ट्रक्चर कियाजमाटा दिखता है, क्रॉस ओवर, बाकी क्रोमोसाइन एप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है डिप्लोटीन में, और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली साइड पे वो जुड़े रह जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डाई काइनेसिस, जहाँ पे कियाजमाटा भी अलग हो जाता है, सिर्फ क्रोमोसोम जुड़े रह जाते हैं। मेटाफेस में वो क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई करते हैं, जाके 2 प्लेट्स बनती हैं यहाँ पे। और फिर एनाफेस में ये अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर्स जो है वो सेपरेट नहीं करते हैं, सिस्टर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट करते हैं। फिर टीलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब आ जाता है और 2 सेल बन जाते हैं। फिर म्योसिस 1 माइटोसिस की जैसे ही है, प्रोफेस, मेटाफेस में एक प्लेट बनती है, एनाफेस में वो सेपरेट कर जाते हैं और फिर टीलोफेस बनता है, जिससे अल्टीमेटली 4 सेल बन जाते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वेरिएशंस लेके आती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा क्रोमोसोम नंबर वापस लेकर आती हैं जो नहीं आ सकता है, मतलब 2n से n लाना एक बहुत बड़ी बात है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड फेस लेके आना, दैट इज ग्रेटर थिंग। 2n से n लेके आना और फिर वो n रिस्टोर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। डन 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 डन, पूरा चैप्टर डन है। समरी में थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, समरी में क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़वा देती हूँ, ये भी ताकि आपको लगे ना कि कुछ भी छूट गया है। हाँ, तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जो प्रोसेस है जिससे जो प्रोसेस है सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपना जो लाइफ साइकिल सेल सिंगल सेल जाइगोट से शुरू करता है। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तब सेल डिवीजन रुकती नहीं है। बहुत सारे सेल हैं जो पूरी लाइफ साइकिल तक डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। द स्टेजेस विच सेल पास फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट सेल साइकिल। सेल साइकिल में 2 फेज आते हैं, एक इंटरफेस आता है जब प्रिपरेशन हो रही होती है, माइटोसिस जब एक्चुअल डिवीजन हो रही होती है। इंटरफेस में जीवन एस जी2 फेज आता है, जीवन फेज है जब सेल ग्रो करता है और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म करता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज यहीं पे डुप्लीकेट हो जाती हैं। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। इस क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन का मतलब है कि क्रोमैटिड डबल हो जाता है, क्रोमैटिड डबल हो जाता है, ठीक है, डबल DOUBLE या ठीक है। सो क्या होता है कि अगर पहले
मान लो ये सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम थे और वो कौन से थे, एक क्रोमेटिड मतलब एक धागे वाले थे। तो क्या होता है एस फेज के बाद, वो 2 धागे वाले हो जाते हैं, पर वो रहते 46 क्रोमोसोम ही हैं, बन जाते हैं वो 2 धागे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड वाले हो जाते हैं बिफोर आफ्टर एस फेज के बाद। यहाँ इस क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का ये मतलब है। आप ऐसे नहीं लिख सकते अगर 46 क्रोमोसोम थे तो उसका डबल हो गया होगा, नो दिस इज नॉट वट 92 नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो 46 थे और वो एक क्रोमेटिड वाले थे, फिर वो 46 ही रहते हैं बट 2 क्रोमेटिड वाले हो जाते हैं, क्रोमेटिड डबल हो जाता है। ठीक है, G2 फेज क्या होता है, G2 फेज इज अ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फेज। माइटोसिस में 4 स्टेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हमने पढ़ लिया। क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में, उसके बाद सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस डिसअपियर करता है और स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज में अलाइनमेंट होती है क्रोमोसोम की इक्वेटोरियल प्लेट पे। जब एनाफेज होता है सेंटर में डिवाइड करते हैं, क्रोमेटिड अपने अपने ऑपोजिट पोल्स वाल जाते हैं, और वंस द क्रोमेटिड जब अपने पोल्स वाल चले जाते हैं तो क्रोमोसोम की इलॉन्गेशन होने लगती है और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सब चीज़ें वापस आने लग जाती है। द स्टेज इज कॉल्ड एज टीलोफेज। टीलोफेज बोलते हैं न्यूक्लियर जो डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस उसके बाद होती है। इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कंजर्व रहता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कंजर्व रहता है इसमें। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस, जो मियोसिस है, मियोसिस इज इन द डुप्लीकेट सेल विच इज डेस्टिनेटेड टू फॉर्म क्रोमोसोम, गेमीट्स बनाती हैं। ये रिडक्शनल डिवीजन है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट फ्यूज करते हैं तो ये वैल्यू रिस्टोर हो जाती है। इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। पहली मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट बनाते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और उसमें लॉन्ग प्रोफेस होता है जो कि 5 फेस में होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और मेटाफेस 1 में बाइवेलेंट इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है, जिससे एनाफेस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। हर एक पोल रिसीव करते हैं क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है और मियोसिस सिमिलर हो जाती है। मियोसिस जो 2 है वो माइटोसिस से सिमिलर है। एनाफेस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं और एंड द 4 हैप्लॉइड सेल हमारे पास बन जाते हैं। ये पूरा सेल चैप्टर की समरी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो थ्योरी में ना मेंशन किया गया और यहाँ पे हो, सिर्फ एक ही वर्ड था दैट इज क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। वो मैंने आपको समझाया कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का क्या मतलब है, कि एक क्रोमैटिड एक धागे वाले से 2 धागे वाला बन जाता है, बट रहता वो है तो ये एक ही क्रोमोसोम है, तो ये भी एक ही क्रोमोसोम। ठीक है ना, 2 नहीं बन जाएंगे बट क्रोमैटिड 2 हो जाएंगे। सो समरी हो गई है आपकी। ठीक है, ये तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 11 के स्कूल एग्जाम्स देने हैं उनके लिए ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो ये कर लें। बाकी तो ये डन है, आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी कोई भी एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। एंड दिस इज़ ऑल with this chapter. Thank you so much for this, for your time, and please like, comment if you like the session, if you understand। कुछ भी अगर आपको समझ लगा है तो प्लीज़ आप बताएं ताकि आई नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और बेस्ट जो कंटेंट है आपको दूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।